Okay, good evening all of you. Good evening Nitisa, good evening Pranali, good evening Aniket, good evening Dushyant, good evening Vedanti, good evening all, good evening Pragati, good evening Gamini, good evening Tisa, good evening Saili, good evening Poonam, very good evening all. Okay students, तो once again आज का reproduction in flowering plant लेक्चर आज हमारा 8 लेक्चर है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिनेशन जो है स्टडी किए थे, तो पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन के साथ ही साथ आगे का जो पोर्शन है स्टूडेंट देखिए, ये जो प्लांट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये प्लांट है एमोर्फोफिलस का प्लांट। किसका है? एमोर्फोफिलस प्लांट है। तो ये जो आपको एमोर्फोफिलस प्लांट जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए प्लांट का जो लेंथ जो होता है, हाइट जो होती है, क्या देखे थे हम लोगों ने बेटा? 6 फीट होता है। तो 6 फीट में देखिए यदि कोई भी यहाँ पर यदि हम पॉलिनेशन की हम बात करें, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे बर्ड्स को क्या है, ये एग ले के लिए प्रॉपर प्लेस देगा। तो अब देखो ये जब प्रॉपर प्लेस जब इसे यहाँ पे मिलेगा, तो उसकी वजह से फाइनली क्या होने वाला है यहाँ पे देखो। अब कोई भी यही चाहेगा ना कि जब इतने अंदर वो एग ले करेगा तो उसको फुल्ली प्रोटेक्शन मिलने वाला है। समझ गए? तो एमोर्फोफिलस जो प्लांट होता है ये 6 फीट हाइट का होता है, मतलब इसका जो फ्लावर होता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? 6 फीट हाइट का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बर्ड होते हैं उसको एग लेइंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस मिलता है। ये हमने देखे थे। इसी के साथ साथ बेटा इसमें अगेन एक और हम लोग कंसेप्ट देखे, तो इसमें देखिए नेक्स्ट मॉथ और युक्का जो होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है मॉथ एंड युक्का, तो युक्का जो है प्लांट है और ये जो मॉथ है इसको भी यहाँ पे प्रॉपर एग लेइंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेस मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन में भी ये हेल्प करेगा और उससे भी यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और भी कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे देखे थे। मींस यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन जो है जिसमें जूफिली का हमने एग्जांपल देखे थे, जिसमें स्पेशली इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उसके हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे। हाइड्रोफिली का हमने कंसेप्ट देखे थे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर हाइड्रोफिली में दोनों भी टाइप हाइपोहाइड्रोफिली देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने फाइनली नेक्स्ट पार्ट जो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझे थे। तो आज उसी पार्ट को रिवाइज करते हुए आगे का नेक्स्ट पोर्शन मींस डबल फर्टिलाइजेशन, बट उसके पहले बेटा कुछ रहेंगे जिनका आप लोगों को आंसर देना। कुछ चैट रिस्पॉन्स देख लेता हूँ क्या क्या आया अभी तक के मुझे। ओके, जस्ट वेट, रिवाइज करवा देता हूं जो भी पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे एंटोमोफिली देखे थे। ओके, एंटोमोफिली की हम बात करें तो पॉलिनेशन जो है वो किससे होगा बताइए? इंसेक्ट के थ्रू होगा। इंसेक्ट में यदि हम देखें तो स्पेशली जो है यहाँ पे मेन यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, मेन जो रोल प्ले करता है कौन? हनी बीज आती है। हनी बीज के साथ ही साथ यहाँ पे वास्प जो है ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। वास्प के साथ जो फ्लाई या फिर बीटल्स की हम बात करें तो बीटल्स जो है ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई की यदि हम बात करें तो बटरफ्लाई भी जो है पॉलिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस टाइप का पॉलिनेशन होगा इनके थ्रू? इनके थ्रू होता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के बाद फिर नेक्स्ट पॉलिनेशन हम देखते हैं जिसमें आता है क्या चीज बेटा? ऑर्निथोफिली। ओके, ऑर्निथोफिली मींस क्या होता है बताओ? ऑर्निथोफिली मींस एक ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होता है। तो बर्ड्स में बेटा दो बर्ड्स हैं, एक तो सनबर्ड और हमिंग बर्ड। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। बैट के थ्रू हमने पॉलिनेशन देखे। इसके अलावा देखो लिजर्ड जो है, ह्यूमन जो है, लेम्यूर्स, ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ये सारी चीजें क्लियर है बेटा? इसके बाद देखिए अभी आगे के सेशन को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ही मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और अगेन आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं, जो लोग बेटा पीसी में जो लोग मेरा जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो पीसी में लेक्चर अटेंड करने के लिए बेटा आप लोगों के लिए मैंने इतना एरिया जो है, ठीक है, इतना पार्ट जो है ये छोड़ा हूं मैंने।
इतने बड़े व्यू में मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा हूं। ओके, तो आप एक काम करो, यदि मैं आपको वहां पे साइड में दिख रहा हूँ तो इतनी जगह पे मेरे वीडियो आउटपुट को लगा दो, और वहां पे माउस को पकड़ के उसको स्क्रॉल करके बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, लार्ज भी हो जाता है। तो इतने पार्ट में मैं आप लोगों को फुल जूम में दिखूंगा, फुल व्यू में, जिसमें पीछे का बोर्ड भी आपको दिखेगा। जिसके पास फोन है, ठीक है, तो जो भी फोन यूज कर रहे हैं उनके पास छोटा सा यहाँ पे साइड में दिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक। यदि आप लोग यहाँ पे यदि आपके जूम को पकड़ के यहाँ से इस तरह से यदि एनलार्ज कर लोगे, तो मैं आपका मेरा जो साइज है आपके पास जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज इट इज बेटा आपको यूट्यूब में भी इसी तरह से जो लेक्चर्स अटेंड करोगे तो वहां पे मिलेगा। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा चेंज किया है आज मैंने, ठीक। जितने लोग जो है अटेंड कर रहे हैं पीसी, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, समझ में आ गया बेटा? ओके, और अगेन बेटा आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है। यदि आप क्लास, वैसे तो आप कर ही रहे हो, 100% रिस्पॉन्स है आप लोगों का, लेकिन यदि आपके पास आपका नेटवर्क अच्छा है, डेटा आपके पास अच्छा है, तो आप अपने वीडियो को ऑन रख के क्लास करके देखिए, देखना कितना अच्छा डिसिप्लिन आता है। एक डर भी रहेगा कि नहीं हमारा वीडियो चालू है तो कहीं सर तो हमें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखो उसमें ऑटोमेटिक कुछ स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व किया हूं, जिसका वीडियो ऑन है ना, तो उसको एक डर भी है और एक सिंसियरिटी और डिसिप्लिन बना हुआ है कि नहीं हमें क्लास करना है, और उससे एक रियल जो क्लास होती है उसकी फीलिंग भी आती है। चॉइस आपकी है, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट ट्राई करके देखो, आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलो, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एन ओव्यूल विच बिकम कर्व so that the nucellus and embryo sac lie at right angle to the funicle, इस टाइप को क्या कहते हैं? लिमिटेड डेटा है बेटा, तो डोंट वरी, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि वीडियो ऑन करने की वजह से आपका डेटा लॉस हो और क्लास में प्रॉब्लम आए, ठीक है। यदि है आपके पास तो आप ट्राई करो, या फिर जिस दिन अच्छा रहेगा उस दिन ट्राई करके देखना, ठीक। डेटा प्लान को बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट रहेगा जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा आपके स्टडी के लिए, ठीक है। चलो, इसका आंसर देंगे बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, कलश का बहुत जल्दी आंसर आ गया है। श्रुतिका का आंसर मिला है मुझे, वेरी गुड बेटा। बाकी लोगों के आंसर दो मुझे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। ओनली 2 स्टूडेंट जो ये जानते हैं इसका आंसर, ओव्यूल विच बिकम कर्व so that the nucellus and embryo sac lie at right angle to the funicle। तेजस्विनी का भी आंसर आ गया है, अमन का आंसर आया है बेटा। अमन, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आप मुझे क्लास में। तेजस्विनी, दुष्यंत, वैष्णवी, नरद, वेरी गुड बेटा। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दिए, बहुत सही है आपका आंसर, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार फिर से इस डायग्राम को देखो बेटा। ओव्यूल्स के टाइप्स दिख रहे हैं। यदि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में यदि होगा बेटा माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल, तो ये क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। फर्स्ट पार्ट ऑर्थोट्रोपस, ओके। सेकेंड है बेटा जिसका आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा हूं, ठीक, राइट एंगल में ये जो है टर्न हो रहा है, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों से और भी डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट के आंसर बेटा सही आए हैं, ओके। तो देखिए बेटा, फर्स्टली यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, मैच द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओव्यूल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे आपको ये मैचिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक बार जल्दी से बेटा यहाँ पे एनाट्रोपस, आर्ट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्पिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और कैंपाइलोट्रोपस का इधर टाइप्स देखो, और क्या ये सही है या फिर कुछ भी यहाँ पे मिसिंग है, कैसे मैचिंग होंगी आप बता सकते हो। तो जल्दी से आप एक बार ट्राई करो, आपको मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा मैं, ओके। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आपके जो भी यहाँ पे रेस्पॉन्स मिले हैं मुझे मिल गए हैं 63 स्टूडेंट मुझे अभी दिख रहे हैं, जिसमें बेटा कलश, सुजल और ईश्वरी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो है ये सारा का सारा करेक्ट है। पूनम और अनिकेत का आंसर आया है, ठीक है, जिसमें कुछ तो भी कम है और ज्यादा है ऐसा कह रहे हैं। श्रुति का भी जो है ऑल राइट है ऐसा आंसर दे रही है। चलो, तो देखते हैं बेटा क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है। आपका जो भी आंसर मिला होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बाद में मुझे बताइए क्या सही है। आर्ट्रोपस ओव्यूल हमने देखे थे बेटा। आर्ट्रोपस माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल, ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। एनाट्रोपस की हम बात करें जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 180 डिग्री से टर्न लिया था, तो 1 और 2 तो करेक्ट हो गया बेटा। हेमिट्रोपस थोड़ी देर पहले बताया मैंने,
हेमिट्रोपस में क्या बताया है, देखो ये ओव्यूल है, ये इस तरह से टर्न हो रहा है राइट एंगल में, ये ओव्यूल है, राइट एंगल में टर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल में जब टर्न होगा तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, समझे। एम्फीट्रोपस जो होता है, डायग्राम देखो बेटा, हॉर्स शू के शेप के समान दिखाई देगा, डायग्राम देखो एम्फीट्रोपस, ठीक है, घोड़े की नाल जो होती है ना, हॉर्स शू शेप, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एम्फीट्रोपस कहलाता है। सरसिनोट्रोपस जो है ओव्यूल बेंट हो जाता है 360 के एंगल से, ये देखो बेटा एकदम ओव्यूल बेंट हो गया, पहले इस तरह से था, फिर 90 हुआ, फिर और वो पलट गया, तो इतना बेंट हो करके फनिकल को बेंड करते हुए इसने ओवल को ऐसा टर्न लिया है, तो ये कहलाता है सरसिनोट्रोपस। और लास्ट में कैंपाइलोट्रोपस आता है, और कैंपाइलोट्रोपस मींस बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है कर्व हो रही है, कहां से बेटा, माइक्रोपाइल और चलाजा से, दोनों फनिकल के साइड में। तो देखो बेटा ये कैंपाइलोट्राइकस जो है इसका ये पार्ट है। ये क्वेश्चंस बेटा पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, फिलहाल अभी 2 से 3 साल से नहीं आ रहे हैं, बट मे बी जो है आप लोगों को क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है, ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो बेटा ऑर्थोट्रोपस को ही एनाट्रोपस कहते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम बताया, आट्रोपस कहते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ओके, ठीक, तो सारे के सारे बेटा यहाँ पे करेक्ट है, गुड बेटा ईश्वरी, वेरी गुड, ओके, सुजल का भी आंसर आया था, तो कलर्स वेरी गुड, आप भी सही थे, वैष्णवी बंजारी आप भी सही हो, तो ग्रेट, ये हो गया बेटा ओव्यूल को लेकर के। ये वाला पार्ट जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा लॉजिक है, और डायग्राम्स तो हमें आसानी से याद रहते हैं, ठीक है, तो डायग्राम पे फोकस करोगे तो सारी चीजें आप लोगों से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। इन मैच द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स इज 20, what is the chromosome number in maize pollen and in maize endosperm? इसका आंसर क्या आएगा बेटा बताइए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है इस क्वेश्चंस पे है, ठीक है, वैसे तो मैंने अभी ये टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला हूं, बट टॉपिक के पहले यदि हम क्वेश्चन डिस्कस कर ले तो और भी मजा आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखते हैं थोड़ा सा आपका लॉजिक क्या बनता है। कलर्स का आंसर आया बेटा, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, अगेन ट्राई करो, बाकी लोग बेटा रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। शुभम, ओके बेटा, बट शुभम मुझे 2 डिजिट आंसर चाहिए, मतलब 2 आंसर्स चाहिए। ईश्वरी, वेरी गुड बेटा, ईश्वरी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट वर्क, ओके। निधि, नो बेटा, सुजल एक सही है, एक गलत हो गया। तेजस्विनी, अगेन बेटा तेजस्विनी एंड शुभम आपका सही है। रिद्धि बेटा समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये। श्रुतिका, नो बेटा। वैष्णवी एक सही है, एक गलत हो गया। आयुष आपका एक ही जो है सही, ओके। देखो मेज में जो क्रोमोसोम नंबर बताया है, मियोसाइट, मियोसाइट मींस उसका जो मदर सेल होता है, ठीक है, एमएमसी, उसमें जो क्रोमोसोम है वो 20 है, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, मैं अपने आप को इनलार्ज करके बता रहा हूं मैं। क्या बोला बेटा, मियोसाइट, मेज की बात हो रही है। अब मेज की यदि हम साइट है, मींस जो स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड मींस इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर जो है कितने हैं, 20 है। तो 20 जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद 20 क्रोमोसोम जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होगा, देन फाइनली जब इसका पॉलिन ग्रेन जब फॉर्म होगा तो पॉलिन ग्रेन में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, 10 क्रोमोसोम रहेंगे। तो अगेन देखो बेटा एक बार क्वेश्चंस फिर से देख लो क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा है कि मेज के क्रोमोसोम जो नंबर उसके मियोसाइट्स में है 20 है, तो व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन मेज पॉलन। तो पॉलन ग्रेन में जो क्रोमोसोम रहेंगे हाफ हो जाएगा, बट मेज एंडोस्पर्म का भी यहाँ पे एक और दिया है। तो देखो बेटा मैं एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, कल हम लोगों ने पढ़े थे याद है। तो इधर से पॉलन ट्यूब जब आ रही है यहां से, तो पॉलन ट्यूब जब इधर इंटर करेगा, तो इंटर करने के बाद बेटा एक न्यूक्लियस तो एग के साथ फ्यूज होगा, बट एक जो गैमीट है ये इस तरह से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, जब आपस में दोनों पे फ्यूज हो जाते हैं तब। तो इसका प्लॉइडी लेवल ऑलरेडी 2n है, और इधर से गैमीट आ रहा है जो कि n है, जब ये दोनों भी आपस में फ्यूज होंगे तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3n। तो न्यूक्लियस 3 हो जाएंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई 3, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। समझे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है,
क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा है कि पहली चीज तो एंडोस्पर्म जो रहेगा और दूसरा पोलन ग्रेन्स रहेगा। तो एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको 20 दे 60 दे या कुछ भी दे क्रोमोसोम नंबर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। समझ में आ गया? गुड बेटा, वेरी गुड। रिद्धि को समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझा क्या? ग्रेट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगेन मेज को लेके है। मियोसाइट्स में 20 क्रोमोसोम है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सोमेटिक सेल? चलो इसका आंसर देंगे बेटा। यदि आपको इसके पहले का समझा है तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बहुत जल्दी मुझे दे सकते हैं। नो बेटा कल्याणी, नो रिधि, हाँ साइली बेटा आप सही हो। पूनम वेरी गुड, आप सही हो। कलश सही है, सुजल सही है। आभा अगेन चेक करो बेटा। वैष्णवी नो बेटा। शुभम गुड, स्नेहा गुड, प्रगति नो। यार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मेल्स की मियोसाइट है, 20 क्रोमोसोम यहाँ पे दिया है, ठीक है। 20 क्रोमोसोम जो यहाँ पे दिया है, तेजस्विनी अभी सही आई है। व्हाट इज क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट्स सोमेटिक सेल? देखिए अगेन एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो मेज जो है उसमें जो उसकी जो स्पोर मदर सेल्स जो है उसके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है। डिप्लॉइड कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। और सोमेटिक सेल भी जो रहती है वो डिप्लॉइड ही होती है। तो सोमेटिक सेल में भी जो क्रोमोसोम रहेंगे वो भी तो 20 ही रहेंगे। कैसे बढ़ेंगे बेटा? ना कम होगा ना तो ज्यादा होगा। एकदम सिंपल है। समझ में आ गया बेटा? गुड बेटा प्रगति, अभी आप सही हो। ओके, इजी है। ऐसा बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ट्विस्टिंग जो है आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके चलो तो फाइनली अभी हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस का तो दौर आगे भी चलते रहेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस में लेने वाला हूं, ठीक है। और डे बाय डे बेटा आपको आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक। और जो भी मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो। रियल में आपका प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके चलो तो हाँ वेरी गुड बेटा। वैष्णवी नारद आप सही थे। हाँ ईश्वरी गुड, आप भी सही हो। हाँ चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मींस अभी हमें यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन समझना है, बट डबल फर्टिलाइजेशन के पहले यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइजेशन समझना है। बट हाइब्रिडाइजेशन के पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस, वो हम देख लेते एक बार। पहले क्या देखे थे हम लोगों ने? पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शन। पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शन में हम लोगों ने इस तरह से एक डायग्राम बनाए थे, याद आ रहा है? ये जो हो गया हमारा क्या है? गाइनोसियम मींस कार्पल्स का डायग्राम है, पिस्टल का डायग्राम है। पिस्टल में यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी में इनसाइड में यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रियो सैक रहेगा मींस फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहली चीज तो यहाँ पे दो टाइप के पॉलन ग्रेन्स इसके पास आए, एक खुद अपना इसका खुद का प्लांट और एक जो है बाहर से आए। मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जो रहेंगे ये दो टाइप के रह सकते हैं, एक तो राइट टाइप का रहेगा और दूसरा रॉन्ग टाइप का रहेगा। तो यदि बेटा राइट टाइप का पॉलन रहा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन रहा तो उसको रिजेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे यदि मान लो रेड कलर का राइट टाइप का है तो उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद स्टिग्मा में जितना भी जो सब्सटेंस है वाटरी फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब करना चालू करेगा। मींस वो वहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कैल्शियम ले लेगा, बोरॉन ले लेगा, वाटर ले लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा पॉलन ग्रेन्स आपको मालूम है इस तरह से एंटाइन और एक्साइन से बना हुआ है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे जितना भी जो मटेरियल एब्जॉर्ब होगा तो इसकी ये जो वॉल है इस पे प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के बाद एक जगह ऐसी होती है बेटा जिसे जंप पोर कहते हैं। तो ये अंदर की ये जो जो वेजिटेटिव सेल्स है इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, जैसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, जो फॉर्म करती है क्या चीज? पॉलन ट्यूब। अभी पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, समझ गए? अब पॉलन ट्यूब जैसे फॉर्म होंगी तो ये ग्रोथ करते करते आगे बढ़ते जाएगी। जब आगे बढ़ेगी तो इसका अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएगा। जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव सेल्स या तो बेटा पहले से ही डिवाइड हो चुकी है, नहीं होंगी तो इस टाइम पे बेटा जनरेटिव सेल्स डिवीजन होगा यहाँ पे, समझे, जिससे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया बेटा? दो मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि अनइक्वल साइज के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पे बेटा एक जो वेजिटेटिव सेल्स है उसका भी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने देखे थे इस तरह से। अब पॉलन ट्यूब जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है,
और पॉलन ट्यूब जो है, ठीक है, वो डायग्राम मिटा दिया मैंने, इस तरह से पॉलन ट्यूब यहां से ऐसा होते हुए फाइनली जो एम्ब्रियो सैक जो है इसमें एंटर करेगा। पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा मींस एंटाइन, यहाँ पे जो वॉल है वो एंटाइन की है। एंटाइन का जो सेल वॉल है वो किसका बना है? पेक्टोसेलुलोज का। तो सिनर्जिड जो होता है वो एक एंजाइम से क्रिएट करता है जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम, जिसका नाम है पैक्टिनेज एंजाइम, जो उसकी जो सेल वॉल है उसको रप्चर करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेटा, यहाँ पे चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, तब जाके ही हमको डबल फर्टिलाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पे दो दोस्त बैठे हैं, ठीक है, दो दोस्त मतलब टू फ्रेंड्स है, और दोनों फ्रेंड्स में पक्की दोस्ती है, लेकिन इसमें एक जो फ्रेंड्स है उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, और दूसरा फ्रेंड्स जो है ये इसको हमेशा मदद करते रहता है, लेकिन कब तक के वो उसको हेल्प करेगा, कभी ना कभी ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए होगा ना जो उसको सपोर्ट करे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्रेंड जो है इसके लिए हेल्प करने के लिए कुछ प्लान करता है कि भाई एक काम करते हैं, जब इसकी यदि मैं मैरिज करा दूंगा तो मेरा टेंशन कम हो जाएगा, मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊंगा, और जो इसकी वाइफ है वो उसको कम से कम इसका ध्यान रखेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है बेटा दो मेल गैमिट है, ठीक है, और ये दो मेल गैमिट जो है फाइनली अपने इस फ्रेंड की मैरिज कराने के लिए वो जाते हैं, ठीक, उन्हें पता चलता है कि काम करो, जो भी एक जगह है वहां पे एक राजा है, राजा के दरबार में बहुत सारी वहां पे जो है फीमेल जो है मिलेगी, ठीक है, और किसी से भी आप उसकी शादी करा सकते हो, ऐसा यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। चलो तो इतना समझा, तो अब ये कैसे जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये राजा का दरबार है, उसका महल है, और इस महल में ये महारानी यहाँ पे बैठी हुई है, बट महारानी से तो इसकी शादी होगी नहीं, पहली चीज तो ये पक्का तय है, आपको मालूम है क्या, है ना, महारानी से उसकी मैरिज नहीं होने वाली। तो अब क्या होगा इसके साथ, कम से कम महारानी से नहीं लेकिन जो भी वहां पे उसकी जो दासी है मीन्स सिनर्जिट, उसके साथ उसका मैरिज हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली जब ये यहां से इस तरह से ये आता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे एक इस तरह से जगह मिलती है जहां पे 3 सिपाही जो गार्ड होते हैं ना वो वहां पे बैठे हुए हैं, और वो उसको यहां से एंट्री करने नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये अपनी दर्द दास्तान जब सुनाता है तो ये बोलता है कि ठीक है, जब तुम हमारे दरबार में आए हो तो हम तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। राजा के महल की एंट्री जो है जहां पे महारानी है, ठीक है, उनके तक के मैं तुम्हें पहुंचाने का मतलब एक मार्ग, एक वे बता देता हूँ। तो फिर जब वो यहां से इस तरह से आते हैं और यहाँ पे रास्ता बंद होता है, इस दरबार में जो 3 जो गार्ड वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं जाने देते, तो बोलते हैं कि तुम इस जगह से इधर से साइड से जाओ, और जो महल का जो फ्रंट दरवाजा है, जो डोर है, वहां से आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ से अब ये जो पॉलन ट्यूब है ऐसे होते हुए इधर से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब एंट्री जब करेगी तो अब यहाँ पे जो दासी लोग हैं अब ये फाइनली पहुंच तो गए हैं, तो अब यहाँ पे जो सिनर्जिट जो होती है वो गाइड करते हैं कि क्या करना है। तो ये दोनों सिनर्जिट सेल्फ मतलब दो दासियां हैं, इसको बोलती है कि क्या करो क्या नहीं करो, एक काम करो। फाइनली वो अपना एक जो फूलों से बना हुआ जो हार होता है, माला जो होता है, वरमाला कहते हैं जिसको, है ना, वो उसको दे देती है, लो एक काम करो, वहीं से जगह पे रह के तुमको फेंकना है, जिसके ऊपर चली जाएगी वो उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोस्त है और उसका एक दोस्त, उसको दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, वो पकड़ लेता है इस तरह से हार, एक माला, और ऐसा जब फेंकता है तो सिनर्जिट जो ये वाली जो रहती है, ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब था यहाँ पे, तो ये सिनर्जिट जब पॉलन ट्यूब भी ब्रस्ट हो रही ना तभी तो वहां से बाहर निकलेंगे, तो पॉलन ट्यूब ब्रस्ट होता है और सिनर्जिट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो फूलों से बना हुआ हार है वो मेन महारानी के पास चला जाता है। तो ये हो गई पहली शादी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट जो है जिसे सिनगेमी कहते हैं, आगे पढ़ाने वाला हूं मैं बेटा, सिर्फ कंसेप्ट समझो, स्टोरी आपको कनेक्ट हो गई तो पढ़ने में मजा आएगा और बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पहली मैरिज हो जाती है। अब पहली मैरिज हो गई तो फिर क्या हुआ, दूसरे वाले को लालच आ जाता, अरे वाह महारानी मिल गई इसको, तो फिर तो मैं तो इससे बहुत अच्छा हूं, मतलब मेरा भी भला हो जाएगा। तब मेरा भी भला होगा तो फिर दूसरी सिनर्जिट बोलती है कि भैया तू एक काम कर, तेरे को भी शादी करना है, तू थोड़ा और अंदर जा,
अंदर जाने के बाद तेरा कुछ भला हो जाएगा। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं, मतलब दो यहाँ पे तेरे लिए दो लोग वेट कर रहे हैं, जो तुझे पसंद आए उससे तू मैरिज कर लेना। तो यहाँ से जब ये अंदर जाता है तो फिर ऑफर, बड़ा ऑफर, क्योंकि जो किसी का भला करता है सबसे पहले उसका खुद का भला होता है। सुने हो ना आपने, यानी जो किसी के लिए अच्छा करेगा तो अल्टीमेटली उसका खुद का अच्छा होगा, और जो लोगों के लिए बुरा करता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चल के उसका खुद का इतना बड़ा बुरा होता है उसको मालूम भी नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अब फाइनली जब यहाँ जाता है तो एक के साथ दो दो फ्री मिलती है, बोलता है एक क्या, अब तो दोनों ही चाहिए, तो उसकी दोनों के साथ मैरिज हो जाती है। इस तरह से थोड़ा सा स्टोरी बेटा जो मैं कनेक्ट करने की कोशिश किया हूं आपको। चलो अब थोड़ा सा आप अपने साइंस की टर्मिनोलॉजी पे आते हैं और एक एक पार्ट समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया बेटा स्टोरी? वॉइस मेरा क्लियर है ना सभी लोग क्लास में? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला बोले जा रहा हूं और आप लोग नहीं हो? चलो वेरी गुड। किसी के कुछ डाउट दिख रहे हैं मुझे? चैट ऊपर चला गया, बाद में मुझसे पूछ लेना तो मैं आपको आगे वो समझा दूंगा क्या चीज है। ओके, तो फाइनली देखिए सबसे पहले ये पार्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्लाइड शेयर करता हूं पहले। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो यहाँ पे देखिए बेटा दो यहाँ पे प्लांट रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोज ये एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट जो है यहाँ पे हम लोग दो प्लांट लेंगे। दो प्लांट के मतलब ये सपोज स्पीसीज ए हो गया और ये स्पीसीज बी हो गया। देखो मैं एसपीपी लिख रहा हूं। ठीक है, एसपीपी मीन सिंपल, मेरा शॉर्टकट है, आप ये यूज नहीं करोगे। ठीक है, बोर्ड के लिए तो वैसे आप ये यूज नहीं करोगे, नीट के लिए तो हमें नीड नहीं है। तो देखो दो डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब जब दो डिफरेंट वेराइटी का आपस में क्रॉस कराया जा रहा है, तो जब दो डिफरेंट वेराइटी का आपस में क्रॉस होगा तो ऑब्वियसली जब इनका क्रॉस होगा तो इससे जो नया एक जो बनेगा इसका प्रोजेनी बनेगा। क्या बना? प्रोजेनी। अब इस प्रोजेनी में कुछ इसके कैरेक्टर रहेंगे, कुछ इसके कैरेक्टर रहेंगे, है ना? स्पीसीज ए के भी कुछ कैरेक्टर आएंगे और स्पीसीज बी के भी कुछ कैरेक्टर आएंगे। मतलब इसमें जो कैरेक्टर रहेंगे वो डिजायरेबल कैरेक्टर रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये डिजायरेबल कैरेक्टर रहेंगे। अब ये जो डिजायरेबल कैरेक्टर रहेंगे, जो ये जो प्रोजेनी है इन दोनों का सुपेरियर होगा। हाइब्रिड विगर पढ़ाया था ना मैंने, याद है? वही वाला कंसेप्ट यहां पर आ रहा है बेटा। तो ये इन दोनों का सुपेरियर रहेगा। तो इन दोनों का जो सुपेरियर है मतलब स्पीसीज ए के भी कैरेक्टर इसके पास है और स्पीसीज बी के भी कैरेक्टर है, मतलब दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है। मींस इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड। ये जो प्रोजेनी बनी इस प्रोजेनी को क्या कहेंगे बेटा? हाइब्रिड। समझे? अब हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिया हूं। ठीक है, वही कंसेप्ट है और इस स्लाइड में समझ लो। देखिए यहां पे क्या बताया हुआ है, क्रॉस जब परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, किनके बीच में बेटा? बिटवीन द प्लांट जो कि डिफरेंट वैरायटी के हैं, डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है और डिफरेंट जेनेरा, जब इनके डिजायरेबल कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं तो जो कैरेक्टर मतलब एक सिंगल प्रोजेनी में देखने को मिलेगा जो कि सुपेरियर वैरायटी हमको वहां पे मिलेगी। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में बेटा वीक प्रोजेनी नहीं बनेगा। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रहेगा सुपेरियर प्रोजेनी। ओके, चलो आज का बहुत सारा पार्ट समझना है हमें, लेकिन बहुत टाइम कम बचा है। कैसे इतना सारा टाइम चला गया आई डोंट नो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। तो इसमें कुछ स्टेप्स है वो हम समझते हैं। पहले सबसे पहले तो बेटा हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। किसका बेटा? पेरेंट्स का। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ स्टेप्स होता है और उन स्टेप्स को समझेंगे तब जाके ही कैसे एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमें समझ में आएगा। कुछ एनिमेशन भी दिखाऊंगा बेटा मैं, कुछ पिक्चर्स भी है उसमें, हम और भी अच्छे से समझेंगे। हाँ बेटा, रिकॉम्बिनेंट के समान है, यही चीज हम लोगों ने जेनेटिक्स में भी देखे हैं। ओके, हाँ आज के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी मिला होगा आप लोगों को। वेरी गुड। ठीक है, कैसा रहा आज का टेस्ट बेटा आप लोगों का? उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मिक्स टाइप के अच्छे क्वेश्चंस थे बेटा, ऑथेंटिक क्वेश्चंस। यदि उन क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करोगे रियल में आपका नीट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो भी है बेटा, स्कोर कम हो ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका प्रिपरेशन आपका प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से होगा। ऑथेंटिक क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैंने आप लोगों को जो है
ठीक है, दिया है। जो भी की में करेक्शन होगा बेटा मुझे मैसेज करो, मैं चेक करूंगा। करेक्शंस के बाद आपका रिजल्ट जो है पोस्ट करवा दूंगा मैं। ठीक है, मजा आया कुछ करेक्शन से? चलो वेरी गुड बेटा वैष्णवी नरद। चलो मजा तो सभी में, मजा आएगा तभी बेटा हमको आगे चल के बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, एंजॉय करना है और एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ओके चलो, अच्छे क्वेश्चंस थे, गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, जो भी पेरेंट्स है उन्हें हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है मतलब पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग जो फ्लावर ले रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे जो भी प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट ए रहेगा और ये प्लांट बी है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या है, एक मेल प्लांट लेंगे और एक जो प्लांट लेंगे वो कैसा लेंगे, फीमेल प्लांट लेंगे। ओके, अब मेल और फीमेल प्लांट कैसे बनेगा, पहली चीज तो ये भी हमारे को मालूम होना चाहिए, मेल और फीमेल प्लांट जो है वो कैसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो भी फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। कैसे है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम इस फ्लावर में भी प्रेजेंट है। एज इट इज इस फ्लावर में भी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों भी फ्लावर में बेटा चारों भी जो वर्ड है, टू रिप्रोडक्टिव और टू एसेंशियल वर्ड जो है दोनों में भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अब जब यहाँ पे दोनों में भी प्रेजेंट है तो फर्स्टली हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमको एक फ्लावर जो है उसे फीमेल फ्लावर बनाना पड़ेगा। एक जो है इसमें दोनों रहे उससे कोई मतलब नहीं, बट एक जो फ्लावर है उसको हमको फीमेल बनाना पड़ेगा। फीमेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ हम इस जो एंथर है इसको हम रिमूव कर दे। समझ गए? एंथर को हमको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव भी कब बेटा, जब फ्लावर कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ, जब बड वाली कंडीशन है, बिफोर द एंथेसिस। एंथेसिस मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बड। तो बिफोर द एंथेसिस जब फ्लावर जब बड वाली कंडीशन में है उस टाइम पे हम उसके अंदर से जो स्टमेन है उसको रिमूव कर देते हैं। समझे? तो ये जो फ्लावर है किस तरह से काम करेगा, ये फ्लावर जो है ये फीमेल पेरेंट की तरह काम करने वाला है, मतलब प्लांट, और ये जो है ये मेल की तरह काम करेगा। मींस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो आती है यहाँ पे क्या आएगा, इमास्कुलेशन। ओके, पढ़े ना हम लोगों ने, याद है मेंडल में पढ़ाया हूं मैंने। ठीक है, वेरी गुड बेटा स्नेहा, ग्रेट। ठीक, सुजल जो करेक्शन है मुझे मैसेज कर देना। इमास्कुलेशन मींस क्या हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ स्टामेन फ्रॉम द फ्लावर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इमास्कुलेशन। जैसे ही इमास्कुलेशन हुआ, अभी क्या करेंगे, जो बटर पेपर होता है उसका एक बैग होता है, उससे उसको हम कवर्ड कर देते हैं। क्यों कवर करेंगे, क्योंकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो है उसके साथ आकर के वहां पे चिपके ना। ठीक है, जैसे हमारे इसमें इंटरेस्ट क्या कह सकते हैं, कंट्रासेप्शन का जो मेथड होता है, एज इट इज सिमिलर, लगभग ऐसा ही ये समझ लो। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एंथर जो है उसको रिमूव कर लिए, जिसे इमास्कुलेशन कहते हैं। इमास्कुलेशन के बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक बटर पेपर जो है इससे इस तरह से इसको बैक करके बांध देते हैं। मतलब दोनों में फ्लावर बेटा, एक इमास्कुलेटेड वाला भी है और जो ये इमास्कुलेटेड और ये जो नॉन इमास्कुलेटेड है, दोनों के साथ हम बटर पेपर के साथ उसको बैगिंग कर देते हैं। इस फिनोमिना को बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बैगिंग कहते हैं। ठीक है, बैगिंग के बाद अब जैसे ही फाइनली ये जो स्टिग्मा है मेच्योर हो गया, तो मेच्योर होने के टाइम पे अब हम क्या करेंगे, इस बैगिंग को यहां से रिमूव कर देते हैं, जो बैगिंग किए थे। तो बैगिंग के बाद अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसे यहां से रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ये क्या हो जाएगा, डी बैगिंग। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी बैगिंग। डी बैगिंग के बाद अब क्या होगा, इस फ्लावर को लेते हैं या फिर इसके एंथर को लेते हैं और जो पॉलन ग्रेन ये भी मैच्योर हो गया है, इस पॉलन ग्रेन को यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, जिसको डस्टिंग कहते हैं। या फिर हम ब्रश लेते हैं, उस ब्रश की हेल्प से उसमें हम ऐसा छिड़क देते हैं, डस्टिंग करेंगे। तो थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, डस्टिंग। समझे? डस्टिंग के बाद अब देखो फिर से कोई ना कोई पॉलन ग्रेन वहां पे आके लैंड कर सकते हैं, तो फिर से अभी हम इसको क्या करेंगे, इस फ्लावर को अगेन बैगिंग करेंगे। तो इस तरह से बटर पेपर ही इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि देखिए वहां पे एयर का एक्सचेंज भी हो पाए बट पॉलिनेशन ना हो पाए। ठीक है, और उसके बाद फाइनली अगेन उसमें क्या होगा बेटा, रीबैगिंग जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होती है, जिसकी हेल्प से फाइनली यहाँ पे हमें जो प्लांट मिलेगा वो कैसा रहेगा, डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट रहेगा जो कि सुपेरियर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
जिसमें इमास्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग, ये फिनोमिना मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाया। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, जिसमें हम डिजायर पॉलन ग्रेन्स को ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है बेटा, ये क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए हम करते हैं। तो पहला प्रोसेस आता है इमास्कुलेशन, सेकंड जो होता है बेटा बैगिंग। तो यहाँ पे देखो इमास्कुलेशन में ये जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इधर जो फीमेल फ्लावर है बेटा, इसके लिए इमास्कुलेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन बैगिंग बहुत जरूरी होती है। तो फिर वहां पे फाइनली इस तरह से बाहर से हमने क्या किया बेटा, कवर कर दिए। ये बैगिंग हो गई यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, गाइनोसियम, ठीक है, मींस कार्पल्स, तो इसको कवर कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा आगे, उसके बाद नीचे का दिख रहा है आई डोंट नो आपको। फाइनली डस्टिंग होगा, और डस्टिंग होने के बाद फिर यहाँ पे पॉलिनेशन जो है इस तरह से हम करा देते हैं। एक एनिमेशन शेयर करता हूं जिसमें आपको और भी अच्छे से समझेगा, देखिए। बता रहा हूं बेटा गौरव, रीबैगिंग का क्यों नीड है, एनिमेशन देखो पहले। सबसे पहले देखिए क्या किए बेटा, प्लांट चाहिए हमको, फ्लावर, सीजर, क्लिप चाहिए, प्लास्टिक का बैग चाहिए। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सीजर की हेल्प से या फिर फॉर्सेप भी हो सकता है, इसकी हेल्प से प्लांट जो है वहां पे हम लोग इमास्कुलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे इमास्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इमास्कुलेशन मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टामेन फ्रॉम द एंथर बिफोर द एंथेसिस। तो देखो बेटा इस तरह से यहाँ पे स्टामेन जो है इसको यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, स्टामेन रिमूव हुआ, रिमूव होते ही अभी यहाँ पे बैगिंग करना होगा, क्योंकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जब तक कि हमें नीड नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ डिजायरेबल वाले पॉलन ग्रेन्स ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया बेटा, बैगिंग कर दिए। क्लिप लिए थे या फिर थ्रेड भी ले सकते हैं, बांध के रख दिया हमने उसको। जैसे फ्लावर मैच्योर होता है, मींस उसका स्टिग्मा जब मैच्योर हो गया, तो अभी क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो एक टैगिंग भी वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, टैग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा यहाँ पे फ्लावर था और हमने किस टाइम पे इसका किए थे। तो टैग लगाना भी यहाँ पे क्या होता है, जरूरी होता है। फिर उसके बाद देखो एक दूसरा फ्लावर है, डायरेक्ट फ्लावर बताया है, डस्टिंग के लिए यहाँ पे उस फ्लावर को यूज कर रहे हैं। डस्टिंग किया जा रहा है बेटा, जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स है उसको हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे। और अगेन बैगिंग करना जरूरी है, क्यों बेटा, देखो गौरव आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, अगेन जो रीबैगिंग हम जो कर रहे हैं, यदि ये नहीं करेंगे तो हो सकता है बेटा कि वो जो पॉलन ग्रेन्स है उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, और उसी टाइम पे यदि दूसरा पॉलन ग्रेन्स वहां पे आ गया और उसमें पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गया, तो बेटा हमें जो चाहिए वो वहां पे नहीं बन पाएगा। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। तो फाइनली टैगिंग हो गया। टैगिंग होने के बाद देखो लेबलिंग नीचे आपको दिखाई दे रहा है। लेबलिंग के साथ ही साथ यहाँ पे फाइनली जो प्लांट जो बनेगा वो क्या है, हाइब्रिड वैरायटी वाला हमको यहाँ पे जो है प्रोजेनी देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ लोगों के मैसेजेस दिख रहे हैं, देख लेता हूँ क्या है। बट डायरेक्टली यूनिसेक्सुअल फ्लावर यदि हम यूज करेंगे तो मुझे ये बताया हो, हमको जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए वो कैसे मिलेंगे। ओके चलो, तो फाइनली अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी किसी के बेटा कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट वैसे भी मैंने स्लाइड में तो शेयर कर दिया हूं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा ईश्वरी, क्या डाउट है पूछो। क्या है, अगर प्लांट ने वो डस्टेड पॉलन भी एक्सेप्ट नहीं किया तो? नहीं किया तो फिर से करेंगे दूसरा। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, क्योंकि बेटा देखिए जो बॉटनिस्ट है वही इसको पहचान सकते हैं और वही मतलब सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और इमास्कुलेशन वाला प्रोसेस जब वो कर रहे हैं तो उन्हें सारा आइडिया है बेटा। ठीक, वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए इमास्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इमास्कुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए। पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शंस का क्या, पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शन देखिए वो एक मेथड है, वो तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। नेचर में नेचुरली तो हो रहा है, लेकिन हमको बेटा कोई क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना। आपने देखना बेटा, जैसे कद्दू की हम बात करें तो पहले कैसे आते थे और अभी कैसे आते हैं। तो देखो हमने बायोटेक में भी ये स्टडी किए हैं, जेनेटिक्स में भी ये स्टडी किए हैं।
यहाँ पे प्लांट का जो पार्ट बता रहा हूँ उसमें भी यही पार्ट आ रहा है, और यही चीज बेटा इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा वहां पे भी आएगा। एनी हाउ कंडीशन कुछ भी हो जाए, हमको क्रॉप को इंप्रूव करना है, समझे। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए बेटा हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नीड होता है, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस बेटा वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिजेक्ट सिर्फ जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसे ही करता है, ठीक है। हर किसी को रिजेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपना ही पॉलन ग्रेन्स आया तो उसे ही रिजेक्ट करता, बाकी किसी को नहीं करता। ओके बेटा रिद्धि, समझ में आ गया, चलो गुड। सुजल, पॉलन ट्यूब डीजनरेटेड सिनर्जिस्ट से इंटर करता है, चलो वहां पे पहुंच रहे बेटा, अभी हम लोग वही पार्ट देखेंगे। अभी हम लोग बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी कर रहे हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन को जो डिस्कवर्ड किया है, प्लांट का जो नाम है यदि हम देखें तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया, ये दो डिफरेंट प्लांट है बेटा, ठीक है। लिलियम और फ्रिटिलेरिया जो प्लांट है बेटा, आप एक काम करो, नीचे जो दिख रहा है ना उसको क्लिक करके स्विच कर लो आप लोग, ठीक है। स्क्रीन दिखाई देंगी, ठीक है। किसी का मैसेज आया, मैं आपको इसी में दिखा रहा हूं, फिर मैं स्विच कर देता हूं अपने पास से, ठीक। तो यहां पे देखिए क्या चीज मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे कि जो लिलियम का प्लांट है और लिलियम के साथ ही साथ यहाँ पे फ्रिटिलेरिया, आपको ये एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिल गया होगा, मैंने दिया था आपको, याद है क्या? हेलो, याद आ रहा है ना? हाँ, लास्ट टेस्ट में भी था और इस टेस्ट में भी था। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट जो है, इस प्लांट में साइंटिस्ट जो है एसजी नावास्चिन, एसजी नावास्चिन जो है इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले जो है वो डिस्कवर्ड किया। बट इसका कंफर्मेशन जो है, क्या ये फाइनली जो है होता है या नहीं होता है, तो कंफर्मेशन बेटा गिगनार्ड जो साइंटिस्ट है उनके थ्रू यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला। ओके चलो, तो देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डबल फर्टिलाइजेशन, प्लांट का नाम नावास्चिन, जो साइंटिस्ट है एसजी नावास्चिन, उन्होंने यहाँ पे जो हमारे लिए जो डिस्कवरी की, रियल में काफी अच्छी डिस्कवरी है बेटा, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डबल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या, देखो 2 बार शादी हुई है, याद है? 2 दोस्त थे, एक आया उसको महारानी मिल गई, दूसरे को लालच आ गया भाई मेरी भी शादी होंगी, तो उसको 2 मिल गई एक साथ, समझे। तो 2 बार शादी हुई है, तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म में होता है। ओके चलो, तो अभी देखिए यहाँ पे हम वही पार्ट समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखें तो क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक एनाट्रोपस जो ओव्यूल है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं, टाइम है ना अभी हमारे पास? हाँ ठीक, क्योंकि देखो आज एंडोस्पर्म भी पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये जो है एनाट्रोपस ओव्यूल ये हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, साइंटिस्ट का नाम है बेटा एसजी नावास्चिन, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल हम देख रहे हैं। अब ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल जो है इसमें ऐसा आ जाएगा, ये इनसाइड में यहां पे बनेगा क्या चीज बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे 3 जो है बेटा दरबार में जो गार्ड बैठे हुए थे, सिपाही, ठीक है, यही बोल देंगे ना, ठीक। तो ये है, इधर साइड से पॉलन ट्यूब आ रही है, याद है? तो ये चला जा लैंड है, इसको यहाँ पे रोक लेंगे, भैया यहाँ नहीं आओ, दूसरे जगह से जाओ। तो फाइनली अब क्या होगा, यहाँ पे ये कलर जो है मैं बदल देता हूं, तो हम लोग रेड कलर से पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा कलर, ब्लैक ले लेता हूं। इस तरह से एक जो हो गया, ये हो गया एग, और ये जो हो गया सिनर्जिड। अभी मैं एक ही सिनर्जिड बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझना है हमें। अब देखो इधर से पॉलन ट्यूब आ रही है, आ रही इस तरह से पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब जो आई तो इसके पास देखो एक तो ट्यूब का न्यूक्लियस है,
साथ ही साथ यहाँ पे दो मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों भी मेल गैमेट कैसे बेटा, अनइक्वल है, साथ ही साथ कैसे है, नॉन मोटाइल है। समझे? पोलन ट्यूब यहाँ पे इस तरह से इंटर किया, इंटर करने के बाद सिनर्जी इसको गाइड करता है कहाँ आना है, क्योंकि ये यहीं पे क्यों गया, इसको कोई ना कोई गाइड किया ना, इधर से भी गाइडेंस मिला, इधर से भी, बट मेन गाइड जो कौन कर रहा है, सिनर्जी गाइड करता है। तो अब देखो पोलन ट्यूब 3 जगह से एंट्री मार सकता है, मैंने ये बताया था। पोलन ट्यूब यदि माइक्रोपिलर रीजन से एंट्री करेगा तो पोरोगेमी, जो कि बहुत कॉमन होता है, बट कुछ केसेस में मिडल पार्ट से मीजोगेमी या चलेजोगेमी भी हो जाता है। ठीक है, वहां पे मेरी स्टोरी काम में नहीं आएंगी, सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं मैंने। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं सर वो तो स्टोरी वहां पे ऐसी थी, तो फिर वहां पे भी काम में आना चाहिए, तो वहां पे स्टोरी जो है वो काम में नहीं आएंगी। ठीक है, गौरव साइंटिस्ट का नाम पता चल गया ना आपको। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सिनर्जिड एग और ये एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे मींस ये एम्ब्रियो सैक का एक डायग्राम हो गया। अब इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे हमें मालूम है कि एक तो दो यहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट है, और वन जो है वो ट्यूब का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कौन सा ट्यूब का न्यूक्लियस है बेटा, वेजिटेटिव सेल जो है उसका न्यूक्लियस जो है यहां पर प्रेजेंट है, ये वाला जो यदि हम देखें तो। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, पोलन ट्यूब जैसे ही ब्रस्ट हुआ तो मेल गैमेट यहां से बाहर निकलेगा। अब ये एक मेल गैमेट जो है इस एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाता है। समझे? तो अभी यहां पे पोलन ट्यूब जो हो रहा है, ब्रस्ट हुआ, ब्रस्ट होने के बाद वन मेल गैमेट जो है ये फ्यूज होगा एग के साथ। इसका प्लॉइडी लेवल भी हैप्लॉइड है और इसका भी हैप्लॉइड है। एग को क्या कहते हैं बताओ, उस्पोर कहते हैं, बताया मैंने आप लोगों को। तो अब ये दोनों भी आपस में फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जायगोट। प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि एन एक क्रोमोजोम इधर से आ रहा है और एक इधर से, दोनों भी फ्यूज होंगे, तो डिप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे बन जाएंगी। तो ये बन गया क्या चीज बेटे, जायगोट, जिससे जायगोस्पोर भी कहते हैं। अब ये जो जायगोट होता है ये आगे चल के जब डेवलप करेगा तो ये फॉर्म करता है एम्ब्रियो। ये क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एक जो मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज हो गया है। समझे? तो जब ये मेल गैमीट एग के साथ जब फ्यूज होता है तो इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिना को सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सिनगेमी, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, क्या कहते हैं इसे, सिनगेमी, या इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट, इसके बाद देखिए सिनगेमी एक्चुअली मतलब फर्टिलाइजेशन मींस ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही नहीं कहेंगे, यहाँ पे टी बना दे रहा हूं मैं छोटा सा, ये रहेगा ट्रू फर्टिलाइजेशन। समझे? अब एक दूसरा मेल गैमेट बचा हुआ है, वो बोलता नहीं मुझे भी शादी करना है, तो फिर दूसरा सिनर्जिड बैठा हुआ है, बोलता भाई अब भैया तुम उधर चले जाओ वहां पे। तो एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में यहां पे इस तरह से दो बड़े बड़े न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये दोनों भी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यहां पे आते ही बेटा ये जो दोनों भी न्यूक्लियस है इस तरह से फ्यूज हो गए। जब ये दोनों भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने के बाद ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां पे ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये इसका फ्यूजन होता है बेटा जो सेकेंड मेल गैमीट है। ओके, अब जो सेकंड मेल गैमेट है ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल मतलब ये 2n कंडीशन है और ये सेकंड मेल गैमेट n कंडीशन है। इनका जब यहाँ पे फ्यूजन होगा तो यहाँ पे फॉर्म होता है पीईएन। पीईएन को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या आएगा बताओ, 3n आएगा। समझे? और यहां पे ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है बेटा, लार्जेस्ट जो सेल यहां पे प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, तो उसको पीईसी कहते हैं, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो पैक और पैन का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ये मालूम होना चाहिए। और इस तरह से बेटा देखो 2n और n यदि यहां पे मिल रहे तो ट्रिपल हो गया, तो इससे बेटा इसके लिए टर्म यूज होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है,
समझ में आ गया? एक तो सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इस टर्म को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद करता हूं समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना? हाँ लो बेटा, ले लो। रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, पैक भी रिपीट कर दे रहा हूं, पेन भी रिपीट कर दे रहा हूं। ओके, हो गया? पैक का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो बेटा क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब आई, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो गया, तो एक मेल गैमेट एग के साथ जब फ्यूज हुआ तो जायगोट बना, जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी को सिनगेमी कहते हैं। सॉरी, इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये वाला वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहलाता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगेमी। सेकंड जो न्यूक्लियस है, मतलब सेकंड मेल गैमेट जो है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो आगे चल के ये फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। ये आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म। ओके, तो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहां पे ये जो फॉर्म हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्लॉइडल लेवल 3n रहेगा, और यहां पे ये जो न्यूक्लियस में जो बड़ा सा जो सेल है वो पैक कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी डीजनरेट हो गया, उसका काम खत्म। वो जो ट्यूब थी ना वो तो ब्रस्ट हो गई ना, उसका काम खत्म हो गया। अभी वेजिटेटिव डीजनरेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, इतना पार्ट क्लियर हो गया। एंडोस्पर्म इससे बनने वाला है और इससे एम्ब्रियो बनने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं वो समझेंगे। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, जो चेंजेस आता है वो हम देखने वाले हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एंडोस्पर्म को समझेंगे, बाद में हम एम्ब्रियो को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एंडोस्पर्म समझेंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म ही जो है वो हो पाएगा। क्या बोल रहे बेटा सुजल? सिनर्जिट कैसा होता है सर? नहीं समझा बेटा सुजल क्या बोले? बेटा ये देखो, इस तरह से एम्ब्रियो सैक था, ये सिनर्जिट था, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस था, इधर एग सेल थी, दोनों मिलके एग एपरेटस कहलाते हैं। पॉलन ट्यूब आई, ये रप्चर हो गई, यहाँ पे इसका जायगोट बन गया, ये वाला भी रप्चर हो जाएगा। ये अपना गाइड करता है, केमिकल सिक्रेट करता है बेटा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के लिए। दो सिनर्जिड है, दोनों डिस्ट्रॉय होंगी, एक ही थोड़ी होंगी बेटा। ठीक है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। यदि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती तो फिर तो उसके साथ ही शादी कर लेते ना, उसकी क्या जरूरत थी? रानी के साथ दासी भी मिल जाती और दोस्त दोस्त साथ में रहते फिर। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है? फिलीफॉर्म एपरेटस भी बेटा हेल्प करता है, पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए हेल्प करता है बेटा। ओके, हाँ, डीजनरेट हुआ सिनर्जिट तब जाके तो पॉलन ट्यूब एंट्री किया, मतलब पॉलन ट्यूब आया तो उसको रप्चर कर दिया ना बेटा, ऐसा ब्लास्ट हो गया उनके मिलते ही। ओके तेजस्विनी, समझा? और किसी को कुछ पूछना है? चलो वेरी गुड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज देख रहे बेटा, जिसमें सबसे पहले एंडोस्पर्म के टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, किसके बेसिस पे बेटा? उसके डेवलपमेंट के बेसिस पर एंडोस्पर्म के टाइप्स देखेंगे। और डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक आता है हेलोवियल एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के नाम और इसके एग्जांपल्स ये याद रखना है बेटा। एक दो एग्जांपल्स मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट पास्ट ईयर में पूछे हुए। ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा पूरा पढ़ो, एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट समझते हो पढ़ो। एनसीईआरटी को रटना नहीं है, घोटना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन के साथ एक एग्जांपल बाहर का पढ़ेगा तो आपको एनसीईआरटी का उतना पार्ट अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और सिर्फ आप एनसीईआरटी को घोटते रहोगे ना तो आपका लेवल कभी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना और लोगों के बहकावे में नहीं आना, समझे? और कभी भी वो कहते हैं ना, अनकही अनसुनी अनदेखी बातों पे भरोसा करके हम खुद अपना लॉस कर बैठते हैं। ठीक है, तो किसी के कहने पे ना आते हुए अपनी बेस्ट स्टडी करो, अपने आप में स्टडी करो।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देख रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म के 3 टाइप होते हैं। पहला आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड आता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और थर्ड आता है हैलोबियल एंडोस्पर्म। ओके, अब तीनों भी एंडोस्पर्म जो है इसके हम लोग, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। तो अब देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी में ही एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, कौन सा रिपीट करना बेटा? कलश? बेटा मुझे इतना बोर्ड कवर करना है, दिखेगा सारी चीजें। यहां पे से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज लिखा हूं मैंने। ठीक है, सारा बोर्ड कवर होगा तभी तो आपको दिखाई भी देगा अच्छे से। ओके, चलो, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है, ये जो टाइप्स हम देख रहे हैं। तो पहली चीज तो बेटा ये वाला जो हम देखें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ये ज्यादातर देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट में। किसमें होगा? डाइकोट जो प्लांट होते हैं उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सेलुलर की हम बात करें बेटा तो डाइकोट और मोनोकोट दोनों भी प्लांट इसमें आते हैं। ठीक है, क्या की चीज बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म जो है, डाइकोट तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ जो मोनोकोट प्लांट होते हैं वो भी इसमें आते हैं। और हेलोबियल प्लांट यदि हम देखें तो हेलोबियल सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। तो देखो, इधर वाला है तो डाइकोट, इधर वाला है तो मोनोकोट, बीच वाला है तो दोनों। ऐसा याद हो जाएगा, समझे? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्लांट के अभी हम लोग। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम बात करें तो कैप्सेला, कॉटन, मेज और कोकोनट, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। कौन कौन से प्लांट पे प्रेजेंट होता है? तो एक तो है बेटा कैप्सेला का प्लांट है, कॉटन आएगा, मेज जो है इसमें आता है, और कोकोनट। अब कोकोनट का दो पार्ट होता है बेटा, कोकोनट का एक बाहर का हार्ड कवरिंग होती है और एक अंदर होती है। तो कोकोनट में देखो अंदर, मतलब कोकोनट में यहां पे मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसके दो पार्ट आते हैं, एक सॉलिड पार्ट आता है और एक लिक्विड पार्ट आता है। तो ये दोनों भी एंडोस्पर्म है बेटा। तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है जिसे कोकोनट मिल्क कहते हैं, तो कोकोनट मिल्क जो है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है कोकोनट मिल्क है। और यही चीज हम देखें बेटा, सॉलिड वाला जो पार्ट होता है जिसे कोपरा कहते हैं, तो कोपरा जो होता है बेटा ये सेलुलर एंडोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं, पेट्यूनिया इसमें आता है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं अभी। इसमें एग्जांपल पेट्यूनिया जो है ये आएगा एक सेलुलर एंडोस्पर्म में। एक आर्टिकुलेरिया आता है, आर्टिकुलेरिया, ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है बेटा। और उसके बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है, इसमें हेलोबियल्स कुछ मेंबर्स जो होते हैं, ऑर्डर हेलोबियल्स, ये जो है इसके मेंबर्स जो है इसमें किसमें, हेलोबियल एंडोस्पर्म में आते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, कोकोनट मिल्क मतलब, हाँ कोकोनट वाटर बेटा। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, याद रखना है आप लोगों को, और ये बोर्ड में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए। ये समझ में आ गया, सिंपल एग्जांपल्स बताया। 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। ठीक है, न्यूक्लियर वाला डाइकोट में होता है, हेलोबियल वाला मोनोकोट में होता है, सेलुलर दोनों में भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कैप्सुला, कॉटन, उसके बाद मेज और कोकोनट लिक्विड वाला पार्ट। इधर कोकोनट का सॉलिड पार्ट आता है, पेटूनिया आता है और आर्टिकुलेरिया आता है। इधर जो है हेलोबियल्स जो ऑर्डर होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे इसका डेवलपमेंट देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, हेलोबियल बेटा एंडोस्पर्म का टाइप होता है, ये अभी मैं आपको कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बेटा? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ ले लो बेटा, कल्याणी जल्दी से लो, बाकी लोग भी ले लो। हो गया? चलो गुड। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझेंगे, डेवलपमेंट कैसे होता है और क्यों हम इसको न्यूक्लियर कह रहे हैं, क्यों हेलोबियल कह रहे हैं,
और क्यों हम इसे सेलुलर कह रहे हैं ये टर्म हम समझेंगे अभी। तो देखो बेटा, इस तरह से हमने यहां पे ये जो बनाए, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने जो फॉर्म की है, तो ये वाला जो है आपका पैक, याद आ रहा है, और ये हो गया पेन। कौन सा है? वो हमारा एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर वाला जो डायग्राम है वो बना रहा हूं। तो एक बड़ा सा जो सेल था उसको पैक बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझे? तो अब देखिए, सबसे पहले यदि हम न्यूक्लियर इसमें हम देखें तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, सेल्स डिवाइड नहीं करती। ओके, मतलब देखो ये एक सेल है, एक सेल से सबसे पहले ऐसे दो न्यूक्लियस बनेंगे, और वही आगे चल के कंटिन्यूअसली इस तरह से बेटा न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मींस वॉल का फॉर्मेशन होता है भी। समझे? तो अब यहां पे क्या होगा? वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहां पे देखो, वॉल का फॉर्मेशन जब होगा, मींस अब यहां पे क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस होगा। अभी कैरियोकाइनेसिस हुआ, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस हुआ मींस यहाँ पे इस तरह से ये डेवलपमेंट होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया, यहां पे इस तरह से न्यूक्लियस रहेंगे। समझ गए? तो ये कहलाता है बेटा क्या चीज? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब यहां पे क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद बेटा वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब पहले सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है और बाद में फिर वॉल फॉर्म हो रही है, तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा। अब देखो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये इस तरह से हमारा वही पेन और पैक। ठीक है, पेन और पैक के बाद क्या होगा? इस तरह से दो न्यूक्लियस बन गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल फॉर्म होगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी, और इस तरह से जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर यहां पे क्या होगा? वही कंडीशन आएंगी यहां पर, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा? हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक सेलुलर डिवीजन हो रहा है, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक सेलुलर डिवीजन होगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा? सेलुलर एंडोस्पर्म। इस तरह से जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गया? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इस तरह से होगा। अब आते हैं हम लोग हेलोबियल पे। ये दोनों भी पार्ट समझा? जल्दी से बताओ, 10 मिनट है आपके पास और भी। कुछ डाउट है किसी के? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म देखेंगे। हेलोबियल में वही हमारा ये हो गया पैक, ये हो गया पेन। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? इस तरह से दो न्यूक्लियस बने, फिर यहां पे होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ऐसा होता है। देखो क्या हुआ यहां पे, देखो क्या चेंजेस आए। एक बहुत बड़ा सा सेल दिख रहा है और एक छोटा सा सेल दिख रहा है। समझे? अब इसके बाद देखो, ये होने प्रोसेस होने के बाद यहां पे भी न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? ये जो बड़ी सेल है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और ये जो छोटा सेल बना है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन बहुत स्लो होता है। तो अब यहां पे ये जो कंडीशन जो है, तो इसमें अभी सबसे पहले अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, यहाँ पे कम हो रहा है बट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। और उसके बाद जो कंडीशन आएंगी फाइनली, फिर इसके बाद इस तरह से यहां पे अल्टीमेटली जो कंडीशन बननी चाहिए, ये इस तरह से ये ऐसा आ जाएगा। तो हेलोबियल मतलब इन दोनों का इंटरमीडिएट हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब उसमें पहले क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, मतलब वॉल फॉर्म हुआ। वॉल फॉर्म होने के बाद फिर बहुत सारे न्यूक्लियस बने, फिर उसके बाद क्या होता है? कंप्लीट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यहां पे सिर्फ ओनली न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तीन टाइप के एंडोस्पर्म थे। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? हेलो? न्यूक्लियर वाला नहीं समझा? न्यूक्लियर वाले में क्या है बेटा? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया। जब कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा।
यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर वॉल फॉर्म होंगे, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर वॉल फॉर्म होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एक करने के बाद दो सेल्स बन रही है, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल होगा, उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन होगा। ओके चलो वेरी गुड। हेलोबियल वाला समझा क्या वैष्णवी वंजारी? अनिकेत बेटा लास्ट वाला रिपीट किया मैंने, ये क्लियर है तो एक और टाइप आज का क्लास एंड आगे के इसमें फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तीनों शॉर्ट में रिवाइज करना है, नेटवर्क इशू आ गया था। स्क्रीनशॉट लेना, लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पहले रिद्धि शायद कल आप कॉल करने वाले थे, मुझे कुछ समझा नहीं था आपको, तो क्लियर हो गया क्या? वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया हूं अश्विनी मैम के पास, वहां से ले लो, कल दे दी होंगी वैसे मैम ने। चलो ईश्वरी को समझ में आ गया है, गुड। ओके कोई बात नहीं बेटा, यदि कुछ डाउट आते हैं तो पूछो मुझे। देखो शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटो वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेलुलर में एक बार न्यूक्लियर डिवाइड किया तो फिर उसके बाद वॉल बनेंगे, फिर न्यूक्लियर डिवाइड किया उसके बाद वॉल बनेगी। हेलोवियल दोनों का इंटरमीडिएट होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया फिर एक बार वॉल बन गई, अब सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। जब कंप्लीट न्यूक्लियर डिवाइड होगा, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन होंगी, तब जाके यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा। वैष्णवी थर्ड वाला समझा क्या? अभी भी नहीं समझा या डाउट है? वैष्णवी वंजारी रिस्पॉन्स करो। वैष्णवी वंजारी डाउट है क्या कुछ अभी भी? कितने टाइम के बाद? जब सेल पूरा फुल हो जाएगा न्यूक्लियर डिवाइड करके और जगह नहीं बचेगी तो वॉल बन जाएंगी। कोई लिमिट नहीं है बेटा ऐसा। हाँ ओके बेटा वैष्णवी, थर्ड वाला भी समझ में आ गया। चलो आगे देखते बेटा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखे डेवलपमेंट के बेसिस पर। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखते हैं इसके केमिकल्स के बेसिस पर। ओके केमिकल के बेसिस पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मालूम रखना है। ठीक है, और इस बार जो टेस्ट आएंगे ध्यान रखना बेटा, इस बार के टेस्ट में तो एज इट इज जो है एनसीईआरटी और जितना मैंने पढ़ाया हूं वो तो आएंगे ही आएगा, बट साथ ही साथ आगे चल के जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा उसमें मैं प्लांट रिप्रोडक्शन अगेन दूंगा। तो ये नहीं सोचना कि इतनी मेहनत की और इस बार टेस्ट में वाले क्वेश्चंस भी आए और नहीं आए, कुछ छूट गए। ठीक है, सारी चीजें जो है वो रहेगी और नेक्स्ट टेस्ट में भी यही वाला जो पार्ट है, एक मिनट क्या हो रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में भी मैं यही वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का रिवाइज में रिवीजन में आपका टेस्ट रखूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं देख रहा था आप लोगों का रिजल्ट अपलोड हो गया क्या? ठीक है बट अभी नहीं हो पाया है। ओके थोड़ी देर में देखता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलो तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हम देख रहे हैं बेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। कैसा? केमिकल नेचर के बेसिस पर एंडोस्पर्म के टाइप देख रहे हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे केमिकल नेचर मतलब जो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा वो स्टार्ची एंडोस्पर्म हो सकता है। एंडोस्पर्म जो फॉर्म होगा वो ऑयली एंडोस्पर्म हो सकता है। एंडोस्पर्म जो फॉर्म होगा वो प्रोटीनियस एंडोस्पर्म भी हो सकता है। समझे? तो स्टार्ची किस में होता है, प्रोटीनियस किस में होता है, ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमें मालूम होने चाहिए। जैसे सीरियल्स की हम बात करें, जैसे हम व्हीट का एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम राइस का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें एंडोस्पर्म जो बनेगा वो कैसा रहेगा बेटा? स्टार्ची रहेगा। ऑयली एंडोस्पर्म की हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे कास्टर और कोकोनट की हम बात करें, तो कास्टर और कोकोनट जो होता है इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है? ऑयली होता है। प्रोटीनियस आपको याद होगा मेज, इसमें एक एल्यूरोन लेयर फॉर्म होती है बेटा, प्रोटीनियस लेयर होती है। तो मेज में जो एंडोस्पर्म जो होगा वो कैसा रहेगा? प्रोटीनियस एंडोस्पर्म रहेगा। तो देखो मेज की हम बात करें बेटा, तो इसका ये ऐसा फ्रूट का एक डायग्राम हो गया। ठीक है, आपका मॉर्फोलॉजी में भी है ये डायग्राम। तो इसमें मैक्सिमम जो पार्ट यहाँ पे जो फॉर्म करता है इस तरह से, ये जो होता है ये क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। और ये वाला जो पार्ट रहता है ये क्या होता है? एम्ब्रियो। बट इसी के सराउंडेड एक लेयर यहाँ पे फॉर्म होती है बेटा जो उसको कवर करके रखती है। और ये जो लेयर होती है ये किसकी होती है बेटा? प्रोटीन की बनी लेयर होती है।
जो क्या कहलाती है, एल्यूरोन लेयर कहलाती है। ठीक है, प्रोटीनियस लेयर है, एल्यूरोन लेयर होती है। ठीक है, किसका बना हुआ बेटा, ये प्रोटीन का। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, तो बेटा ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, तो एज इट इज एल्यूरोन लेयर जो है इसका प्लॉइडी लेवल भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3n रहेगा, क्योंकि प्रोटीनियस लेयर है, मींस ये इसकी ही कवरिंग होती है, इसलिए इसका भी प्लॉइडी लेवल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 3n होता है। समझे बेटा, जो भी डाउट है बाकी पेपर को लेके जो डाउट थे वो आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, ज्यादा सेम डाउट आएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, नहीं आएंगे तो मैं पर्सनली समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लो बेटा। पेरिस्पर्म बेटा रिद्धि में बता दूंगा, मैसेज कर देना। आज के पेपर की कॉपी चाहिए मुझे, मैसेज कर देना, ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आंसर की के करेक्शन के बाद अपलोड होगा टेस्ट, टेंशन ना लो। ठीक है, मुझे मैसेज आया क्या, अभी देख लेता हूं। और आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कि कहां पे आपका आंसर की करेक्शन आ रहा है। ठीक है, समझ गए। मुझे मैसेज दिख नहीं रहा है, अभी नहीं आया अभी तक के मैसेज। ठीक है, क्लास के बाद जो देखते हैं। एल्यूरोन लेयर बेटा कवरिंग है बेटा, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। चलो कुछ हम लोग प्लॉइडी लेवल समझ लेते हैं, फाइनली 5 मिनट्स और है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कहां बताऊं, यहां बता रहा हूं। प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हम देखें तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, ये इसका एंडोस्पर्म जो रहेगा ये हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या चीज बेटा, जो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, ये पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली क्या होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट 2 से 3 एग्जांपल्स आप याद रखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्लांट है बेटा ओनियोथेरा, हमने पॉलीगोनम टाइप और ओनियोथेरा देखे थे। ओनियोथेरा में बेटा सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है न्यूक्लियस, तो वहां पे जो गैमेट्स जो रहता है वो एक ही रहता है। तो ओनियोथेरा का प्लांट जो होता है इसका प्लॉइडी लेवल जो रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो जो डिवीजन हुआ है, वैसे मैंने ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप इसमें सिर्फ याद रखिए कि ओनियोथेरा जो प्लांट है इसका जो प्लॉइडी लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2n रहेगा, क्योंकि देखो 2 मेल गेमेट रहेंगे, एक ही बन रहा है, और वो जो डायरेक्टली जाके जब फ्यूज होता है तो वहां पे सिर्फ उसका एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल जो रहेगा वो डिप्लॉइड रहेगा। समझे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस बने थे, ओनियोथेरा में 2 पोलर न्यूक्लियस नहीं बनता है। ठीक है, एक ही पोलर न्यूक्लियस रहता है जो एक मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करेगा तो प्लॉइडी लेवल ऑब्वियसली 2n ही रहेगा। ओके, इसमें डिटेल में नहीं समझाना है मुझे, सिर्फ आप इतना ही याद रखो, यदि किसी को नीड होंगी तो मैं बता सकता हूं, बट टाइम वेस्टेज होगा। जो इंपॉर्टेंट है और जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा पार्ट मैंने कवर करा दिया हूं आपका। ओके बेटा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज फाइनली आज का क्लास जो है हम एंड करते हैं। कुछ स्लाइड में है क्या देख लेता हूं मैं। ठीक है, एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूं बेटा मैं आपको जो बताया। ठीक है, नो डाउट। देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से एंडोस्पर्म के टाइप्स देखे। प्राइमरी एंडोस्पर्म दिख रहा है आपको, सेलुलर एंडोस्पर्म दिख रहा है और हेलोबियल दिख रहा है। प्राइमरी में देखो डायरेक्टली सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे उसके बाद सेल्स बन रही है। सेलुलर में क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसके बाद सेल्स भी बन रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसके बाद सेल्स भी बन रही है। और यहाँ पे देखो हेलोबियल में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल बना, फिर नीचे साइड जो है पहले वॉल फॉर्म हो रही है, बाद में इधर वॉल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा, हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, फाइनली आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। ठीक है, एल्यूरोन लेयर पे हम जाएंगे बेटा। ओके, वापस से स्लाइड पे आना है, एम्ब्रियो पढ़ेंगे वहां पे समझाऊंगा बेटा मैं आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा वो सारा पार्ट।
आज का पेपर अपलोड कर देता हूं बेटा थोड़ी देर के बाद। ओके, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो बेटा, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप लोग। ओके कलश बाय, दिखा रहा हूं बेटा साइली 21 स्लाइड, जस्ट वेट। एंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियस से ही बनता है बेटा। ओनियोथोरा में विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन ही होगा। ओके, समझ में आ गया? और किसी को कुछ पूछना है? कौन सा स्लाइड बोले थे बेटा, स्लाइड नंबर बताओ। 23, 22, 21, ये 21 पे बेटा एनिमेशन बताया था मैंने। ओके बेटा पूनम चलेगा, मुझे मैसेज कर देना। वैष्णवी नरद कौन सा पार्ट नहीं समझा पूछो। आपका मैसेज शायद ऊपर चला गया है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया पूछो मुझसे। बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बनाना पे पहुंचने वाले बेटा, पढ़ेंगे वहां पे हो जाएगा क्लियर। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इन ओनियोथेरा, बेटा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ओनियोथेरा का जो होता है, देखिए एक्चुअली देखो उसके पहले आप लोगों को ओनियोथेरा का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का वो पढ़ना पड़ेगा। तो ओनियोथेरा में देखिए बेटा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखे थे, वहां पे 8 न्यूक्लियस बन रहे थे, बट ओनियोथेरा में 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होती है, जिसकी वजह से हमने पॉलीगोनम में देखे थे तो 2 न्यूक्लियस जो थे वो पोलर न्यूक्लियस थे, बट ओनियोथेरा में सिर्फ एक सिंगल ही पोलर न्यूक्लियस होता है। और जब एक सिंगल पोलर न्यूक्लियस एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो उसमें जो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा उसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड रहता है, 2n रहेगा 3n की जगह पर। ठीक है बेटा वैष्णवी नरद समझ में आ गया अभी? तेजस्विनी आपके क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चंस का डाउट जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ओके चलो तो हैंड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बेटा वैष्णवी, ऑल क्लियर हो गया अभी, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके चलो, सारा पार्ट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा बेटा, और जो भी वीडियोस है फाइनली आपको रिवाइज करना है तो सारे प्लेलिस्ट एक सिंगल क्लिक पे यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स।